नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान का विषय है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हम पिछले जो व्याख्यान था उसमें हिंदी कहानी का और उद्भव विकास रखा था। अब हम सिलसिलेवार हिंदी कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, जीवनी आदि जो गद्य की अन्य विधाएं हैं उन पर भी हम दृष्टिपात करेंगे। आपके सामने उनका भी हम व्याख्यान लेकर आएंगे। लेकिन अभी हम जो संपूर्ण रूप से हिंदी गद्य का उद्भव और विकास शीर्षक आधारित इस व्याख्यान पर हम दृष्टिपात करते हैं, विश्लेषण विवेचन करते हैं। यह तो आपको स्पष्ट है कि जो कविता लिखी गई है उस कविता में जो मुक्तक प्रबंध काव्य है उसको हम पद्य के नाम से जानते हैं, और जो विशुद्ध रूप से छंदों से इतर, जिसमें लय तुकबंदी नहीं है, इतर जो साहित्य है उसको हम गद्य के नाम से जानते हैं। और उस गद्य साहित्य में जो महत्वपूर्ण विधाएं हैं, महत्वपूर्ण रूप है, उसके अनेक जो गद्य के रूप हैं उनमें हैं कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, ये जो हैं इसमें नाटक, ये सारे गद्य विधाओं में आते हैं। अब हमने कहानी के बारे में पढ़ा। जब हम निबंध की बात करते हैं तो मैं इस व्याख्यान में थोड़ा संक्षेप ही रखूँगा, क्योंकि इन सब के बारे में हम विस्तार से भी आपको बताएंगे एक एक विधा को लेकर। जैसे निबंध का उद्भव विकास, उपन्यास का उद्भव विकास, आलोचना का, जीवनी का, आत्मकथा का, संस्मरण का, इनका भी बताएंगे। लेकिन इस व्याख्यान को हम संक्षेप में केवल आपको ये परिचय देना चाहते हैं कि गद्य विधाओं में नाटक, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र, निबंध, कहानी, उपन्यास, ये जो विधाएं हैं ये इसमें शामिल की जाती हैं। निबंध की जब हम बात करते हैं तो निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो योगदान अवदान है वो अविस्मरणीय है। इसलिए हम जब भी हिंदी निबंधों की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से ही उसका निर्धारण करते हैं। यानी शुक्ल जी से पहले हिंदी निबंध, शुक्लकालीन हिंदी निबंध और शुक्ल जी के बाद में हिंदी निबंध, ऐसे हम उनका विभाजन करते हैं। जब हम उपन्यास का विभाजन करते हैं तो उस विभाजन में जिस तरह से हमने कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी को आधार बनाया, ठीक उसी तरह से इसमें भी हम मुंशी प्रेमचंद जी को आधार बनाकर आगे बढ़ते हैं। तो उपन्यास में प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद कालीन हिंदी या प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, और फिर आता है स्वातंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद में हिंदी उपन्यास। फिर एक और भी आ जाता है कि हिंदी उपन्यासों में महिला लेखिकाएं यानी महिला लेखिकाओं के द्वारा लिखा गया हिंदी उपन्यास। फिर नाटक की जब हम बात करते हैं तो नाटक के क्षेत्र में हम जयशंकर प्रसाद जी को आधार बनाते हैं, क्योंकि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी का जो योगदान है वो बहुत ही कालजयी और अविस्मरणीय योगदान है। इसलिए प्रसाद जी से पूर्व हिंदी नाटक, प्रसादकालीन हिंदी नाटक और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक और स्वातंत्रोत्तर हिंदी नाटक, यानी स्वतंत्रता के बाद में जो नए प्रयोग आधारित जो हिंदी नाटक आ रहे थे उनका भी मूल्यांकन करना, जो पुराने हिंदी नाटक थे उनसे थोड़ा सा अलग टूल्स का प्रयोग हमें उन नाटकों के विवेचन विश्लेषण में करना पड़ेगा। इसलिए हम उनको स्वातंत्रोत्तर नाटक बोलते हैं। आलोचना की जब बात करते हैं तो आलोचना में भी शुक्ल जी का योगदान बड़ा है। इसलिए शुक्ल से पहले हिंदी आलोचना, शुक्लकालीन, शुक्ल जी का खुद का योगदान बड़ा है, जिसमें चिंतामणि है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, तुलसीदास है, त्रिवेणी है आदि जो उनकी जो आलोचनात्मक पुस्तकें थी वो बहुत ही
अविस्मरणीय और अकाट्य पुस्तकें थी। उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत, उनके द्वारा प्रतिपादित जो बातें थी वो एक तरह से हिंदी को लेकर एक आधार स्तंभ की तरह से हैं। उनके इर्द गिर्द ही हिंदी आलोचना घूमती है। और आलोचना की जब बात करते हैं तो उसको हम प्रवृत्तिगत विश्लेषण के आधार पर भी हम अलग अलग करते हैं कि जैसे मनोविश्लेषणवादी आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, सौष्ठववादी आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना, नई समीक्षा आदि अनेक नामों से हम अलग अलग भी उसका विभाजन करते हैं और अध्ययन करते हैं। जीवनी में भी जो जीवनी है एक तरह से ये मानकर चलिए कि 1900 के बाद में ही जीवनी विधा सामने आने लगी। जब कोई भी लेखक किसी दूसरे के बारे में लिखता है तो वो जीवनी विधा कहलाती है। इसी तरह से आत्मकथा है। आत्मकथा भी बिल्कुल अधुनातन और ये मोटे रूप में कहें तो हम स्वातंत्रोत्तर विधा ही है। उससे पहले भी कुछ आई है भारतेंदु काल में इसमें, लेकिन परिपक्व अवस्था में ये बाद में ही दिखाई पड़ती है। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान, हरिवंश राय बच्चन जी की महत्वपूर्ण आत्मकथाएं थी जिन्होंने अपने समय में बहुत धूम मचाई है और आज भी वो कालजयी आत्मकथा के रूप में हमारे सामने है। तो आत्मकथा वो होती है, वो विधा है जो लेखक, जिसका लेखक खुद हो, यानी जो भी लिखता है अपने बारे में, अपने समाज और अपने आसपास की घटनाओं को लेकर जब वो लिखता है और बिल्कुल स्पष्ट और बेबाक रूप से निरपेक्ष भाव से लिखता है, उसको हम आत्मकथा विधा कहते हैं। फिर है एक संस्मरण। संस्मरण का जो लेखक है वो अपने बारे में, अपने समाज के बारे में और अपने पास का जो पात्र हैं, घटनाएं हैं और जो व्यक्ति हैं, समाज है, उसके बारे में वो एक तरह से स्मरण शैली में लिखी गई विधा है, वो संस्मरण है। रेखाचित्र विधा वो है कि लेखक इस तरह से उन घटनाओं को लिखे जिससे पढ़ते हुए पाठक को ये लगे कि हाँ वो घटना, वो पात्र उसके सामने मौजूद है, उपस्थित है। रिपोर्टाज एक तरह से विशुद्ध रूप से पत्रकारिता की शैली है और पत्रकारिता में जो रिपोर्ट थी उसी से रिपोर्टाज हुई। यात्रा वृत्तांत, जब हम कहीं यात्रा पर होते हैं उनकी घटनाएं लिखते हैं, वो यात्रा वृत्तांत। तो इस तरह से डायरी है जो नित्य प्रति हम अपने बारे में लिखते हैं। ये जो विधाएं हैं सारी की सारी अधुनातन विधाएं हैं, नई विधाएं हैं और हिंदी गद्य की को समृद्ध करने वाली विधाएं हैं। धन्यवाद।